हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको जैसे पता है कि हमारा 10th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट आपका प्रारंभ हो चुका है और हम इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं। जितनी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में आपकी गतिविधियां होती हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको बहुत अच्छे से आपका समझने के लिए हम लोगों ने आपको उनको 3 भागों में बांटा था, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीय और भागवत तृतीय को हम लोग आपका पढ़ चुके थे। हमने प्राथमिक चीजों को, द्वितीय चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा, उनको जाना और आपका समझा। और तृतीयक चीजों को हम लोगों ने कहा था कि आप इसको घर से एक बार आप लोग पढ़ के आना, और जब मैं लेक्चर शुरू करूंगा तो मैं आपको दोबारा एक बार आपको जरूर बताऊंगा कि आपकी जो सर्विस सेक्टर जो है आपका, जो आपका थर्ड वाला जो आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या उनके अनुसार है, उसको हम आपका जानेंगे। इस विषय में हम लोग आज आपका बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो बच्चे जिन बच्चों का कोई आपका डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, वो आप हमसे अपने प्रश्न जो है बच्चों पूछ सकते हैं। और साथ ही में बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप प्रॉपर कितने बच्चों ने सर रिवीजन किया है, आप एक बार मुझे बताइए कि सर हम लोग आपका प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं और सारे जो आपके चैप्टर हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे बताइए। क्योंकि मैंने बच्चों की बहुत टाइम से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जो अपनी क्लास पढ़ी उसको घर जाकर रिवीजन नहीं करते कि मेरे को तो चीजें आ गई हैं, मेरे को पढ़ने की आवश्यकता है, जब पेपर आएंगे उससे एक हफ्ता पहले आपका रिवीजन करूंगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों, आपको समयबद्ध तरीके से हर सब्जेक्ट का प्रॉपर, हर चैप्टर का आपको रिवीजन करना है। क्लास तो आपको सिखाने के लिए होती है और सीखते एक्चुअल में आप ज्यादा है तब जब आप अपने आप से आप घर पर रिवीजन करते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपको रिवीजन कितना कर पा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए समय कितना दे पा रहे हैं। क्लियर है? अगर आप प्रॉपर चीजों को करेंगे तो मान लीजिए कोई दिक्कत आप किसी प्रकार की होने वाली है नहीं, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो हम लोग वापस चलते हैं और छोटा सा एक बार आपका ब्रीफ में रिवीजन करेंगे जो हमारा कल का आपका लेक्चर था, फिर उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हम सीधे ध्यान देते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से आपका सेक्टर हैं, उन सेक्टरों के विषय में हम लोग जान रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले ये जो आपके सामने इमेज है, अगर मैं इस इमेज को देखकर ये कहूं कि आप इन इमेज में से प्राथमिक, द्वितीय और आपका तृतीय सेक्टर को अलग करो, तो क्या आप उसको अलग कर सकते हैं कि कौन सी इमेज आपका प्राथमिक क्षेत्र की है, कौन सी इमेज आपका द्वितीय क्षेत्र की है और कौन सी इमेज आपके तृतीय क्षेत्र की? क्या आप इसको अलग कर सकते हैं? अगर आपने चीजों को पढ़ा है, आपने चीजों को घर जाकर रिवीजन किया है, आपने उनको रिलेट किया है, आप 100% इन इमेज को देखकर बता देंगे कि सर ये प्राइमरी का है, ये आपका टर्सरी का है, ये आपका सेकेंडरी का है। क्लियर है? लेकिन जब आपने रिवीजन नहीं किया होगा, आपने पूरी तरह से क्लास मन से नहीं पढ़ी होगी, तो आप उसको अच्छा नहीं बता सकते बच्चों। क्लियर है? तो आप लोगों को क्या करना है, सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना और पूरी तरह से इसको पढ़ना है। चलिए अब देखिए हम ब्रीफ में इस तरह से रिवीजन करते हैं। देखिए हमने प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या पढ़ा था कि हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अधिकतर कौन सी एक्टिविटी आती है आपकी, जो भी कृषि जो आप कृषि संबंधित आपकी चीजें हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, अपनी जो प्राथमिक क्षेत्र की एक्टिविटी में उसको रखते हैं। और देखिए आप सब्जी उगा रहे हैं, वो भी प्राथमिक एक्टिविटी का पार्ट है। आप कुछ कमर्शियल बागवानी, आप कृषि कर रहे हैं, वो भी कृषि का ही पार्ट है, प्राथमिक क्षेत्र का पार्ट है। आप खाद्यान्न उगा रहे हैं, वो भी किसका ही पार्ट है। आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, मत्स्यन कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो ये सब किसका पार्ट है? ये भी आपके प्राथमिक, क्योंकि ये प्राथमिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपकी माइनिंग होती है, जो आपका कोल निकलता है, जो आपका कोयला निकलता है आपका खदानों से, वो भी प्राथमिक क्षेत्र की एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। और जो जितने भी हमारे प्राकृतिक वस्तुएं हैं, जो भी हमें नेचर से प्राप्त हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं आपका, हम उनको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और जितने भी हमारे वन संपदा है वो भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र की, जो आपका सेकेंडरी है। क्लियर है? यानी कि ऐसे प्राकृतिक उत्पाद जिनका हम कुछ क्या कर दें, आपका निर्माण कर दें, विनिर्माण कर दें, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर दें, कुछ बना दें। क्लियर हो गया? तो उनको हम क्या कहेंगे, हम जिनका क्या कर दें, रूप परिवर्तित कर दें, हम उनको कह सकते हैं ये आपका सेकेंडरी का है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे आप कपड़ा हो गया,
अनाज का आटा बन गया है, जूता है, और आपकी कार है, और पेड़ से निर्मित आपकी कुर्सी है, ये किस में हो गए? ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, क्योंकि हमने लकड़ी का प्रयोग करा, उसको काटा और अपने हिसाब से उसको क्या किया, मैनेज करके हमने क्या बना दिया, एक टेबल या चेयर हमने बना दी। लोहा हमको मिला कहाँ? आपके प्राकृतिक अवस्थाओं में। हमने उसको क्या किया, हमने बड़े बड़े उद्योग में उसको ले गया, उसको रक्त किया, आपका तप्त करके, रक्त तप्त करके उसको हमने अपने हिसाब से, चाहे आपका बड़े उसके शीट बना दी लोहे की, चाहे हमने बारीक शीट बनाई, जैसा हमने कुछ चाहिए था, कार के लिए उपयोग में लाना था, ट्रक बनाने के लिए, ट्रैक्टर बनाने के, जैसा हमें ठीक लगा हमने वैसा बनाया और हमने चीजों को करा। क्लियर है? तो हम लोगों को ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि ये सब क्या है, आपके सेकेंडरी जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है, इस द्वितीयक क्षेत्र का पार्ट है। तीसरा देखिए, अब आपका है तीसरा में आपका तृतीयक क्षेत्र, जो आपका टर्सरी क्षेत्र है। आप तृतीयक में देखिए, तृतीयक क्षेत्र में है क्या कि जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आप देखिए, आपको अपने घर से दिल्ली या कहीं भी किसी स्थान पर जाना है तो आप ट्रेन, बस, अपनी निजी कार, अपनी बाइक, वायुयान, इन सारे बहुत सारे माध्यम से आप कहाँ जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही सुविधाजनक आपका तरीके से जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो परिवहन किसका पार्ट है? क्या परिवहन में कुछ आपका निर्माण हुआ? अब मुझे बताइए, क्या कोई आप उसमें बैठे तो आपने किस चीज का उत्पाद किया? नहीं, आपने सर्विस ली, किसी की सेवा। आप उसके ट्रक में बैठ के गए, आप उसकी बस में बैठ के गए, आप किसी के प्लेन में बैठ के गए, तो आपने जितनी दूरी तय की उसके अनुसार आपने उसको पे किया। क्लियर है? अब देखिए, ऐसे ही है बैंकिंग सुविधाएं। बैंकिंग में क्या होता है, हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, वो आपको निकालते हैं, जब आपको जरूरत होगी तो आपको पैसा देंगे भी, जब आपके पास पैसा अधिक है आप उसको बैंक में भी जमा करोगे। तो वो क्या करते हैं, वो आपको सर्विस करते हैं। आप होटल जाते हैं, आप होटल में रुकते हैं, खाना खाते हैं, जो आपको आवश्यकता आपकी चीजें हैं वो आप चाहिए, और फिर आप वहां से स्टे आउट कर जाते हैं, आप वहां से बाहर निकल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसने आपको खाना खिलाया, रहा, तो आप उसका कुछ पे करते हैं, वो आपकी सर्विस करता है, जो आपको सुविधा की चीजें चाहिए वो आपको उपलब्ध कराता है। ऐसे ही व्यापार है, ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन है। आप फोन पर बात करते हैं, तो फोन पर बात करने का क्या होता है, आपको अगला आदमी, जो भी आपकी कंपनी होती है या कोई व्यक्ति होता है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाता है, आपको सेवा देता है। क्लियर है? उस सेवा के बदले वो कुछ आपसे चार्ज करता है। ये सब, चाहे आपका कंप्यूटर हो, टेलीफोन हो, आपका एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, क्लियर है, आपका पर्यटन हो, ये सब क्या है, ये सारे आपके तृतीयक क्षेत्र के पार्ट है। ठीक? तो आपको प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र आपको बहुत अच्छे से याद रहा होगा। अब देखिए, तृतीयक क्षेत्र को तो हम देख ही चुके थे, हम बात भी कर रहे थे कि तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है। आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के आपको बेचने के लिए ट्रैक्टरों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरे से वार्तालाप करके पत्राचार संवाद बैंकों से कर लेना भी आवश्यक है। परिवहन, भंडारण, आपका संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, तृतीय गतिविधि के कुछ उदाहरण हैं। ये सारे के जितने भी ये सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये आपका टर्सरी के ही, ये जो आपका तृतीय क्षेत्र है उसके एग्जाम्पल है। चूंकि ये गतिविधियां, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाय आपका सेवा का सर्जन करती है, यानी कि वस्तु नहीं बनाती, ये किसी को जो है वो आपका सर्विस आपका प्रोवाइड करती हैं। इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका टर्सरी, यानी कि आपका तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ किसी को आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल रूप में देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। क्लियर है? तभी तो आप मुझसे पढ़ पा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, आगे बढ़िए। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवा भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवा उपलब्ध कराने और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य में करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, मान लीजिए आपका मोची है, मोची क्या करता है, आप उसके पास गए, उसने कहा कि जी हमारा जूता आपका फट गया है, आपका टूट गया, आप इसको ठीक कीजिए। वो आपका क्या करता है, उनको ठीक करता है।
और ठीक करने के बदले में कुछ आपसे पैसा लेता है। उसने क्या दिया आपको? उसने आपको सर्विस दी, आपने सेवा दी उसके पास। उसने आप नाई के पास जाते हैं, नाई आपके हेयर कट करता है जैसे आप चाहते हैं, तो वो क्या दे रहा है आपको? सर्विस दे रहा है, और सर्विस के बदले में कुछ वो चार्ज करता है। धोबी है, आपके कपड़े धुलता है, तो भी क्या दे रहा है? अपनी सेवा कर रहा है। क्या धोबी ने आपके नए कपड़े बना दिए? नहीं। क्या कोई उत्पाद हुआ? नहीं। क्या धोबी ने आपका कपास बनाए कपड़े बनाए थे? नहीं। ये सब किसके क्षेत्र के भाग हैं? तो ये सारे बच्चों आपको तृतीयक जो क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं आपका सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के ही भाग है। देखिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम, ब्लूटूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो रही हैं। कह रहे कि जो आपके इंटरनेट कैफे हैं, आप कहीं जाते हैं, आपको ट्रेन बुक करनी है ऑनलाइन, आपको बैंकिंग कुछ काम करना है, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने हैं, कॉल सेंटर हैं आपके, और ये सब जितने भी बूथ हैं जहां भी आप चीजें करते हैं, तो ये आप इनको देखेंगे। इन सब चीजों में क्या है बच्चों, आपको समझ आएगा कि ये हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, एटीएम है। एटीएम में क्या होता है, आप जाते हैं, अपने एटीएम कार्ड आप उसके अंदर एंटर करते हैं, अपना पासवर्ड देते हैं, और जितना आपको अमाउंट निकालना है आप निकाल लेते हैं। तो एटीएम ने क्या दिया आपको? सर्विस दी। क्लियर है? उस सर्विस के बदले वो कुछ चार्ज काटते हैं, जैसे कि 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, हर आपका बैंक का अलग अलग होता है। लेकिन आपका कितना समय बचता है कि बैंक की लंबी लाइनों ना लग के आप सीधे एटीएम के पास जाते हैं, जितना कैश आपको विड्रॉल करना होता है आप उसको विड्रॉल कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये सब चीजें क्या है, हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी क्या हो रही है, या अब ध्यान रखना कि जो भी आपके इंटरनेट, जो आपके कैफे हैं, एटीएम हैं, और जो भी आपके बूथ हैं, कॉल सेंटर हैं, आपके सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये भी क्या है बच्चों, ये भी आपके तृतीयक क्षेत्र का ही पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं, और हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। कह रहे कि ठीक है कि हमने तीनों को बहुत पार्ट में अलग किया है, लेकिन ये परस्पर क्या है, एक दूसरे के साथ कैसी हैं, परस्पर निर्भर करती हैं, यानी कि एक का नेचर दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। आइए, तो एक तालिका है, इसको हम देखते हैं, आपका पढ़ते हैं, और आप इसको स्वयं करेंगे होमवर्क को। क्लियर है? क्योंकि जब तक आप इसको नहीं कंप्लीट करेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ नहीं आने वाली। ठीक? क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि पर, हमारे दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, चीजों को हम एनालिसिस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, हमको कैसे पता लगेगा ये प्राइमरी की है आपकी चीजें, या आपका टर्सरी की है। जब आप हो जाओगे तो आप उनको चलती रोड पे भी आप बता दोगे कि ये देखिए आपका प्राइमरी सेक्टर है, या आपका सेकेंडरी है, आपका टर्सरी। ठीक है, रटना नहीं, हमको सीखना है बच्चों। देखते हैं, कल्पना करें कि यदि किसी किसान है कोई, कल्पना करें यदि किसी किसान चीनी को गन्ने बेचने से इनकार कर देता। मान लीजिए कोई किसान है और वो किसी आपका चीनी मिल को क्या कर देता है, गन्ना बेचने से इनकार कर देता है, तो क्या मतलब होगा? मिल बंद हो जाएगी? बताइए। यदि द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। और देखिए, अगर किसान गन्ना नहीं देगा, गन्ना कैसा माल है? रॉ मटेरियल है, आपका कच्चा माल है। और चीनी कब बनेगी? चीनी किसका पार्ट है? आपका द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण है चीनी। क्लियर है? और चीनी के लिए क्या चाहिए? आपका गन्ना चाहिए, और गन्ना क्या है? आपका प्राइमरी है। गन्ना क्या है? आपका प्राइमरी है। तो यह लिखा है कि यह क्या प्रदर्शित करता है, यदि द्वितीयक यानी कि औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कि सेकेंडरी किसके ऊपर डिपेंड है? आपका प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि अगर गन्ना नहीं मिलेगा तो वो जो मिल है, जो फैक्ट्री है, जो उद्योग है, वो क्या नहीं कर पाएगी? वो आपका चीनी नहीं बना पाएगी। द्वितीय में आइए, कल्पना करें कि यदि कंपनी भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती तो अन्य देश से कपास आयात करने का निर्णय करती है, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की और उन्मुख नहीं होते, तो वे आपका दिवालिया हो सकते हैं और कपास की कीमतों में आपका गिरावट आ जाएगी। अब समझिए, इसका यहाँ जस्ट आपको उल्टा दिखाई दिया है। मान लीजिए आपका सेकेंडरी सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, जो आपका क्या करता है,
अपनी कपास खरीदता है, कपास से कपड़ा बनाता है, क्लियर है। अगर वो कंपनी आपका कपास खरीदना बंद कर दे, जब बंद कर देगी तो उनकी जो भारतीय की लोग कपास है वो नहीं बिकेगी क्योंकि वो बाहर से आयात कर लेंगे। जब इनकी कपास नहीं बिकेगी तो उसका मूल्य गिरेगा, और मूल्य गिरेगा तो जो लोग खेती कर रहे हैं उनको कम लाभकारी होगा, और कम लाभकारी होगा तो क्या होगा, उनको नुकसान होगा, शीघ्र ही उन्हें दूसरे फसलों की तरफ लौटना पड़ेगा। तो इसलिए एक चीज दूसरे चीज पर डिपेंड है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। हम कुछ देखें ना, ये फिर भी बहुत अधिक क्या है, आपके परस्पर निर्भर है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उनका तालमेल है। तो ऐसे करते हुए हम लोगों को ये दो जो अन्य और आपके कॉलम है ये हमको आपका देख लेने, ताकि हम इनको बहुत अच्छे से आपका समझ पाएं और इनको सबको हम लोग देख पाएं। अब देखिए, इसमें तो और हम कुछ नहीं देखते, लेकिन थोड़ा सा हम एक चीज में एक जो आपकी चीज है वो बहुत आपका महत्वपूर्ण है। हम 3 नंबर का सबसे पहले एग्जाम्पल को इसका आपका चेक करके देखते हैं। निम्नलिखित व्यवसाय को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में विभाजित करें। जितना चीज आपको मिल रही है आपको ये देखना है कौन सा प्राइमरी सेक्टर का है, कौन सा सेकेंडरी का है और कौन सा आपका टर्सरी का है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक। और सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको ये बताना है कि दूध विक्रेता जो दूध को बेचता है वो प्राथमिक सेक्टर का है, द्वितीय क्षेत्र का है या अब आपका तृतीय का है। अब ये आपको बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आप इनको सारे को पढ़ेंगे और आप उनको बताएंगे, और आप चाहे तो उनको सामने लिख लीजिए अपनी बुक पर कि ये प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय का और तृतीय का। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पता लग जाएगा आपने अब तक कितना सीखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं कि हमने जो भी अब तक अपने क्षेत्र पढ़े हैं, कौन से क्षेत्र पढ़े हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। अब इन तीनों क्षेत्रों की आपस में तुलना करते हैं, क्लियर है। तुलनात्मक किस आधार पर होगा, आइए हम इसको जानेंगे कि हम कौन से मापदंडों को वहां उसमें लेते हैं और फिर इनकी अध्ययन करते हैं, साथ में इसकी तुलना भी करते हैं। देखिए, प्राथमिक, द्वितीय एवं आपका तृतीय क्षेत्र के विधित उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवा का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। होता क्या है कि जितने भी आप देखिए काफी लोग क्या हैं, आपका सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, आपका टर्सरी, और कुछ ना कुछ किसी वस्तु का, किसी आपका सेवा का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इन क्षेत्रों में काफी अधिक तक क्या है आपकी संख्या में लोग काम कर रहे हैं और उसमें कुछ उत्पादन भी कर रहे हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है। और हमको क्या चेक करना है कि जो भी आपका क्षेत्र है अलग अलग, उन क्षेत्रों को हमको देखना है कि उनमें कितनी वस्तु उत्पादित हो रही हैं, उनके विषय में हम लोगों को जानना है, ठीक है। और कितने लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपका प्राइमरी आपका सेक्टर में लगे हुए हैं, कौन से ऐसे जो आपका तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं, और कौन से ऐसे हैं जो आपका सेकेंडरी में। हम इन लोगों में देखेंगे कितना ये आपको टोटल आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और टोटल ऑफ आपका नंबर जो आपका पीपल है वो कितने लग रहे हैं, हमको वो भी देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान है, जब अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। और होता क्या है कि देखिए जितना भी हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन होता है और जो भी आपके रोजगार की दृष्टि से जो है एक से अधिक जो आपके क्षेत्र हैं वो आपके प्रधान, यानी कि ऐसा नहीं कोई एक ही सेक्टर आपका सर्विस में आपका रोजगार दे रहा, आपका प्रोडक्शन दे रहा, और बहुत सारे हैं। और कह रहा है कि अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, और उनका जो साइज होता है, साइज का मतलब देखने का नहीं बच्चों, लोगों को वो आपका रोजगार कितना दे पा रहे हैं और कितना वो उत्पादन कर पा रहे हैं, उसके आधार पर उनके आकार का निर्धारण होता है, ना कि किसी चीज का साइज देखकर। बच्चों साइज कैसे देखेंगे हम, उनका आकार, कितना वो चीजें उत्पादित कर रहे हैं आपके वस्तु और आपकी सेवाएं, और कितना वो रोजगार, उसके आधार पर हम किसी को छोटा या बड़ा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं। अब हमको ये देखना है कि जो भी आपकी वस्तु हैं और जो भी आपकी सेवाएं हैं उनकी हम गणना
कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं कि टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ है, उसको हम कैसे जान पाते हैं। आइए सोच देखते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। बिल्कुल सही बात है। जितनी भारत में वस्तु पैदा होती हैं, जिनकी असंख्य, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको गिनना, उनको काउंट करना, ये क्या है बच्चों? एक आपका असंभव आपका कार्य है। ऐसा है, असंभव कार्य है। क्लियर है ना? यह केवल बृहत कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। अरे हम सोचने लगे उनकी संख्याओं का, इन चीजों का योग कैसे कर सकते हैं, ये कैसी बात है आपकी? बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का योग किया जाना चाहिए। अब देखिए, हमें प्रॉपर काय चीज पर ध्यान देना है। हमें नंबर ऑफ आपकी जो थिंग्स हैं, जो आपकी वस्तु हैं, उन पर ध्यान नहीं देना। ध्यान दीजिए बच्चों, हमको किस पर ध्यान नहीं देना है? जो वस्तु है उन पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उनके मूल्य के उपयोग। ध्यान दीजिए, वस्तुओं की संख्या का उपयोग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि हमको किसको फोकस करना है? मेनली फोकस जो उनके प्राइस हैं, हमको उन सब के प्राइसों पर, जो उनके मूल्य हैं, उन पर पूरा आपका फोकस करना है। हमको उनको थोड़ा उनको देख कर रखना है कि क्या स्थिति है, क्या चीजें आपकी बनी हुई है। क्लियर है? इनको हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे यदि अब आप देखिए, कोई क्या है आपका गेहूं है, मान लीजिए कोई आपका, और 10,000 के किलो गेहूं 8 रुपए प्रति किलो की किलोग्राम के हिसाब से आपका बेचा जाता है। अब देखिए, तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपए हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि गेहूं का जो मूल्य है वो इतने रेट में पहुंच जाएगा आपका किलोग्राम में। ठीक है, ठीक है ना? अब ऐसे आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें हो रही हैं। ये नंबर, अब देखिए, कोई चीज है आपका जो आपका 0 प्रति रुपए किलो की आपके दर से आपका नारियल आपका खरीद रहे हैं, और आपको आपका नारियल को 5 आपका 000 नारियल का मूल्य होता है, तो उसका टोटल अगर हम करेंगे तो उसका मूल्य हो जाएगा 50 और आपका 000 हो जाएगा। क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, सीधा उसका आपका उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एक का कितना है और टोटल में हमें कितना मिला, उसके हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है। हम लोगों को क्या करना है कि जो आपका प्राइमरी है और जो आपका सेकेंडरी है, उन तीनों क्षेत्रकों को की जो मूल्य है, हमको उन मूल्य की गणना करनी है। क्लियर है? और उसके बाद योगफल प्राप्त होता है। क्या होता है उसके बाद? आपका योगफल प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे कि यदि एक सावधानी बरतने की जरूरत है, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु यानी कि सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं है। कह रहे कि आपको क्या करना है कि एक आपको सावधानी और एक आपको अलर्टनेस आपको बरतनी है कि जो भी आपने उत्पादित वस्तु करी है और जो आपके द्वारा बेची गई है, उसको की गणना करने की क्या नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना ही औचित्य होगा। यानी कि फाइनल जो होगा आपका, लास्ट जो भी आपकी वस्तु होगी और जो आपकी सेवा होगी, हम उसकी गणना करना क्या होगा आपका? सही होगा। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं बेचता है। अब देखिए, कोई आपका किसान है, वो किसान क्या करता है, कोई आटा मिल है जहां पर आटा गेहूं को आपको पीस कर आटा बनाते हैं, वो क्या करता है 8 रुपए आपका प्रति किलो की दर से क्या करता है, गेहूं को बेचता है। ठीक, मील में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपए आपका प्रति किलो की दर से आपका बेचता है। अब समझिए, किसान ने बेचा 8 रुपए किसको? आटा मिल को, और आटा मिल ने जो आपके बिस्कुट की कंपनी थी उसको बेचा 10 रुपए किलो। बिस्कुट कंपनी
आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी वह चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है और वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपए में यानी कि 15 रुपए प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, यानी कि फाइनल रूप से गुड्स क्या हुआ आपका, ध्यान रखना है, क्या हुआ आपका बिस्कुट। यानी कि जब हम सारी वस्तुओं की गणना करेंगे और खासकर उनकी मूल्य को, तो हम क्या लेंगे अंतिम रूप से। अंतिम रूप से कैसे, ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई किसान के पास तो आटा कितने रुपए का था, 8 रुपए का, तो हम तो 8 ही ऐड करेंगे। नहीं नहीं, उसने पीस के दिया है, उसको आटा बनाया है, तो हम 10 रुपए का ऐड करेंगे। नहीं नहीं, उसने 15 रुपए पैकेट के हिसाब से बेचा है, नहीं, हम क्या ऐड करते हैं, सिंपल फाइनल रूप से जो चीज आपकी बाजार में आ गई है उसका रेट क्या है। तो इसमें हम किसको काउंट करेंगे बच्चों, अंतिम में क्या हुआ है, जो उपभोक्ता तक पहुंची है लास्ट में। अब देखिए, आता है बिस्कुट, ध्यान दीजिए, आता है बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु की जो उपभोक्ता तक पहुंचती है, और यही आपका बिस्कुट है जो अंतिम रूप से क्या हुआ है, आपके उपभोक्ता के पास आपका पहुंचा है। तो आपको इतना सब कुछ क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि हमारी अंतिम और सेवाएं कहाँ तक हैं, क्या चीजें हैं, आप उनको बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखें। क्लियर है, आप उनको ध्यान रखिए कि हम किस प्रकार से उन सब चीजों को आपका देख रहे हैं। ठीक, तो ये आपका देखना है कि क्या चीज है, कि आपका किस प्रकार से कितना आपका ये सब चीजें इसमें आपको हो रही हैं। तो आपको इन सब चीजों पर बिल्कुल प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है, कि कौन सा आपका प्राइमरी एक्टिविटी है, कौन सी आपके सेकेंडरी एक्टिविटी है, कौन सी आपका टर्सरी एक्टिविटी है। क्लियर है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए, यहां तक हम लोगों ने आपका देख लिया कि कैसे हम लोग अंतिम और आपका वस्तुओं की जो आपका मूल्य है उसको काउंट करते हैं, कैसे उसको देखते हैं। तो इतना तो आप लोगों ने आपका देख ही लिया होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, आइए वापस एक बार हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग प्रतिविधि हैं, हम जो आपके जो भी हमारे पास वस्तु और सेवाएं हैं उनकी हम काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे उनको देख रहे हैं, क्या चीजें हैं। तो थोड़ा सा हमको इन सब चीजों को आपका देखना है बच्चों। क्लियर है, तो कैसे ले रहे हैं आप इसको एक बार ध्यान रखिए। चलिए इसको देखते हैं। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवा की ही गणना क्यों की जाती है। अब ऐसा क्यों है कि हम जो आपकी फाइनल रूप से जो हमको आपकी कोई आपको वस्तु है या आपकी सेवा है उसकी ही गणना क्यों करते हैं। देखिए, दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। कह रहा एग्जाम्पल बता रहा है कि अंतिम वस्तुओं के विपरीत, जो भी अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स हमको मिला है उसके विपरीत क्या है, गेहूं और आटा जैसी मध्यवर्ती हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। कह रहे जो आपकी मध्य वस्तु उनका कहाँ इस्तेमाल होता है, अंतिम वस्तुओं को बनाने के लिए, आपका सेवाओं को बनाने के लिए। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती मूल्य का पहले से ही शामिल होता है। यानी कि जो हमको फाइनल रूप से आपका बिस्कुट का पैकेट जो आपको मिला था आपका 15 रुपए का, तो हम फाइनल इसलिए उसको पैकेट चुन रहे हैं क्योंकि जो उसकी पहली ऐड है, तो पहली कॉस्ट है इनिशियल वाली और सेकेंडरी वाली, वो दोनों उसमें ऐड है। उस 15 रुपए में वो आपके दोनों चीज ऐड है। क्लियर है, क्योंकि 8 रुपए किलो आपका किसान ने आटा बेचा था मिल मालिक को, और आपका मिल ने बेचा अब आपको 10 को, और कंपनी ने बेच दिया उसको उस पैकेट को बिस्कुट का आपका 15 रुपए में, यानी कि 60 रुपए का, और 15 रुपए प्रति पैकेट। तो उसके अंतर्गत वो दोनों कीमत ऑलरेडी ऐड है। इसलिए हम प्राइमरी और जो भी आपके मध्यवर्ती जो आपकी वस्तुएं हैं, जो उनके मूल्य हैं, हम उनको ऐड नहीं करते। हम उनको काउंट कहाँ करते हैं, इसीलिए नहीं करते हैं। कि ऐसा क्यों करते हैं, तो अब आपको पता लग गया होगा कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि जो अंतिम वस्तु हमको प्राप्त हुई है, जो उसका मूल्य है, उसमें आपका जो मध्यवर्ती वस्तु मूल्य रही है वो उसका मूल्य पहले से उसमें निहित है, इसलिए नहीं करते। क्लियर है, यह आपको ध्यान देना है। बिस्कुट अंतिम वस्तुओं के मूल्य 60 रुपए में पहले से ही आटे का मूल्य
₹10 शामिल है, इसलिए इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का भी मूल्य भी शामिल होगा। और कह रहे हैं कि यही कारण है कि जितनी भी आपकी मध्यवर्ती वस्तु हैं उनका सबका मूल्य इसी में होगा। अतः गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। कह रहे इसलिए आटे की हम कह लें गेहूं की गणना अलग करो, आटे की अलग करो, इसलिए हम उसको उचित नहीं है। उचित क्या है कि जो फाइनल गुड्स है उसके ऊपर हम लोग काउंट कर लें, क्योंकि तब तक हम एक से अधिक वस्तु की गणना कई बार आप करते होगा क्या कि हम एक ही वस्तु की क्या कर लेंगे, आपका कई बार आपकी गणना कर लेंगे। पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में और फिर अंतिम में वस्तु जो है बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार हम गणना करते हैं। और ऐसा करेंगे तो हम ऐसा क्या कर लेंगे, हम कई बार जो आपकी वस्तु है, जो आपकी चीजें हैं, हम लोग उसकी गणना कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना है, आपको पढ़ना है और आपको जानना है कि क्या सब चीजें हो रही हैं, कैसे हैं। क्लियर है? और यही चीजें हैं जो हमको समझनी होती हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप इसको हल्का समझेंगे। आप जब कभी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करेंगे, आप कंपटीशन देंगे, तो यही पार्ट आपसे पूछ लेगा। कभी आपको पूछ लेगा कि बताइए ऐसा क्या कारण है कि जो हम अंतिम वस्तु और आपके सेवा को ही काउंट करते हैं, प्रारंभ को काउंट नहीं करते हैं, बताइए। अगर आप आज इन चीजों को बहुत व्यक्तिगत रूप से समझोगे, इनको एनालिसिस करोगे और रटोगे नहीं, चीजों को समझोगे, तो जाहिर सी बात आपको ये जो आपके माइंड में जो आपकी पिक्चर बन जाएगी, ये कभी आपके माइंड से डिलीट होने वाली नहीं है। क्लियर है बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं और हम लोग आगे जो है पीछे ये सब चीजें एक बार वापस से रिवीजन को आपका देखते हैं। अब देखिए, ये एक आपकी महिला है कि क्या कहती है, लेकिन मुझे इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए, उसका मैंने उत्पादन किया है। अब किसान क्या सोचता है कि भैया मैंने इसका प्रोडक्शन किया है, तो जो उसका एक्चुअल रेट है, टोटल कॉस्ट मेरे को क्या होनी चाहिए, इसकी मिलनी चाहिए। ठीक है ना? क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि भाई जो भी कोई व्यक्ति है, अगर किसी वस्तु का, किसी सेवा का आपका निर्माण कर रहा है, तो उसको जो वो कॉस्ट है वो उसको आपके चाहिए और उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आपको प्राइमरी क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है, कौन कौन से नए क्षेत्र ऐड हैं, प्राथमिक चीजें द्वितीय पर कैसे निर्भर है, द्वितीय चीजें आपके प्राथमिक पर कैसे निर्भर है, क्या द्वितीय और तृतीय का कोई संबंध आपके तृतीयक चीजों से है, उसको भी हम लोग आपका देखे, जाने। और हम किनको प्राथमिक सेकेंडरी कहेंगे, हम उनकी पहचान करना भी सीख गए हैं। ठीक है, और हम इन तीनों क्षेत्रों की कैसे तुलना करें, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा किस क्षेत्र का आकार बड़ा है। आकार का मतलब साइज नहीं, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है, वो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, हमको इस आधार पर देखना है, इस आधार पर हम लोगों को चेक करना है। फिर उनकी हम लोग ये देख रहे थे कि जो आपकी वस्तु और सेवा हम लोग पैदा कर रहे हैं, कुल उत्पादन किया जा रहा है, उसकी हम गणना काउंट कैसे करें, और क्या जितनी भी जो भी आप एक एक कील है, एक एक आपका फर्नीचर है, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर है? ये भी हमारे दिमाग में, आपका मस्तिष्क में आपका प्रश्न, तो हमको पता लगा कि हमको वस्तु काउंट नहीं करने हैं, बल्कि हमें वस्तु का जो मूल्य है वो काउंट करना है। एग्जाम्पल के रूप में हमने समझा इसको। फिर हम लोगों ने देखना कि हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमको ये सावधानी आपके बरतनी है, जो भी हम काउंट करेंगे, जो फाइनल आपका रेट होगा, अंतिम यानी कि लास्ट रेट होगा किसी वस्तु का, सेवा का, हम उसी को काउंट करेंगे। आटे के माध्यम से हम लोगों ने इसको समझा और इसको देखा कि क्या चीज है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या चीजें हो रही हैं, क्या सब चीजें, कि कैसे अंतिम और आपका फाइनल रूप से ये है। ठीक, आप किन वस्तुओं को अंतिम कहेंगे और किन को आप प्रारंभिक कहेंगे, आप मध्यवर्ती कहेंगे, ये सब आपको बच्चों आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो हम ये समझ लिए, इसको हम आपका देख लिए, और साथ ही में हम लोग ये देखें कि हम कैसे उसको काउंट करते हैं, और साथ ही में ये भी देखें हम लोगों ने कि कैसे वस्तुओं का अंतिम आपकी सेवाओं की जो वह है उनकी क्यों आपकी गणना करते हैं। ठीक है, हम ये भी देखें, ठीक, कि अंतिम वस्तुओं की और आपकी सेवाओं की गणना क्यों की जाती है, हम लोग उसको भी देख रहे थे। हमने उदाहरण के लिए समझा कि जितना भी हम देखे थे कि जो 60 रुपए मूल्य मिला था, किसका, हमारे बिस्किट का जो आपका पैकेट था, ठीक है ना, उस बिस्किट के पैकेट में आटा और गेहूं की कीमत ऑलरेडी ऐड थी, इसलिए हम लोगों ने उन दोनों को ऐड नहीं किया। क्लियर है? ये आपको जो है
ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए। और फिर हम लोग लेकिन देखा है कि कैसे काउंट करते हैं, और कई बार गणना ना हो जाए, हम उस गणना से भी, हम उस चीजों से भी क्या है आपका बचते हैं बच्चों। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है कि क्या आपकी चीजें हैं, क्या किस प्रकार ये सब चीजें आपकी हो रही हैं। ठीक, तो हम लोगों को इस चैप्टर को प्रॉपर आपका रिवीजन करना है। ठीक, तो मान लीजिए कि कोई आपको जो भी इसमें आपका पढ़े हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई आपका डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमसे जो है लाइव जुड़कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है बच्चों प्रॉपर घर पे जाकर आपको क्या करना है, तो आपको उसका रिवीजन करना है। ठीक है, तो जो है बच्चों आज हम लोगों ने आपका प्राथमिक और द्वितीय आपका तृतीय चीजों को पढ़ा, कैसे उनका अंतर है, कैसे दूसरे के ऊपर आपका डिपेंड है, उन सब चीजों को आपको समझा, जाना, देखा, कैसे उनका अंतिम मूल्य होता है, हम वस्तु को गिने या फिर जो उसकी वैल्यू है उसको गिने। तो इस आधार पर हम लोगों ने अपने चैप्टर की जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपका समझ लिया, उनको आपका देख लिया, जान लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे क्या करेंगे, इस लेक्चर को एक बार दोबारा से आज या कल में उसका रिवीजन करेंगे। और मान लीजिए कोई आपका डाउट है, कोई आपको प्रश्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप वो चीज हमसे बच्चों पूछ सकते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने सभी जो आपके सब्जेक्ट हैं आप उनको प्रॉपर पढ़ते रहिए और साथ में उनका रिवीजन करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।